मन में एक सवाल आता है कि युद्ध के हालात के बीच जहां आम लोग एक एक सिलेंडर के लिए परेशान है, चित्तौड़गढ़ की बड़ी बड़ी जो होटलें हैं वहां ग्राहकों का टोटा पड़ने लगा है। मेन्यू में कटौती होने लगी है क्योंकि उन्हें भी कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह हो गई है कि कमर्शियल सिलेंडर 4,000 रुपए ब्लैक में मिल रहा है। लेकिन वही दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ के आसपास जो हाईवे है, चाहे उदयपुर हाईवे की बात की जाए, चाहे भिलवाड़ा हाईवे की बात की जाए, इस हाईवे पर जो कि चित्तौड़गढ़ के आसपास है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट है। ग्राहकों की भीड़ में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई, मेन्यू में किसी तरह की कोई कटौती नहीं आई है, सिलेंडर को लेकर भी किसी तरह की कोई कटौती नहीं आई, किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। लेकिन जिला प्रशासन और रसद विभाग ने यह जांच करना मुनासिब अब तक नहीं समझा कि आखिरकार यहां पर सिलेंडर की सप्लाई कैसे हो रही है। चित्तौड़ दर्शन को ऐसे ही कुछ रेस्टोरेंट के बारे में पता लगा है और बहुत ही जल्दी हम पर्दाफाश करेंगे कि आखिरकार यह कैसे चल रहे हैं इस विकट स्थिति में। और एक दो नहीं, 5-5, 6-6 सिलेंडर प्रतिदिन यहां लगाए जा रहे हैं इनके रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए। यह निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है। जबकि दूसरी ओर आम उपभोक्ताओं के साथ साथ दिव्यांग जन भी सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसा ही एक दिव्यांग जो कि अपने आप को भाजपा का एक प्रमुख कार्यकर्ता बताता है, उसे मन में पीड़ा इस बात को लेकर भी है कि जब कभी चुनाव आते हैं अपनी ट्राई साइकिल पर वह चित्तौड़गढ़ शहर में घूम घूम कर पार्टी के लिए प्रचार करता है, लेकिन सिलेंडर के लिए उसे एक सप्ताह से गैस एजेंसी के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। कभी क्या बहाना, कभी क्या बहाना, लेकिन सिलेंडर उसे नहीं मिल पा रहा है। एक व्यक्ति की जिद और अहम ने पूरे विश्व में ऐसे हालात उत्पन्न कर दिए कि पूरे विश्व में ही त्राही त्राही मची हुई है। भारत में भी सिलेंडर के हालात काफ़ी अधिक बिगड़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार दावा कर रही है कि सिलेंडर को लेकर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। यदि कमी नहीं होती तो इस दिव्यांग को बार बार सिलेंडर के लिए गैस एजेंसी के यहाँ शायद चक्कर नहीं लगाने पड़ते। मेरा नाम नहीं, मेरे पापा का नाम है एकलिंग जी की। और यहाँ सिलेंडर लेना है? हाँ। क्या जवाब मिला और क्या स्थिति यहाँ पे? पहले मैं आया था, जो मेरे को बोलते यहाँ पे 3 तारीख को आना, फिर दूसरी बार आया तो फिर बोला है 1 तारीख को आना। पहले बोला 3 तारीख को, हाँ। फिर बोला 1 तारीख, फिर बोला 1 तारीख। 1 तारीख कौन सी? 1 अप्रैल। हाँ ये। फिर आज 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल। अभी बोल रहे हैं कि डायरी की केवाईसी करके लाओ। डायरी की केवाईसी करके लाओ। अभी केवाईसी कौन करेगा? केवाईसी ये मेरे को क्या मालूम है। हाँ। यही बताया। ये जब आप पहले पिछले बार आए थे 1 तारीख को, 3 तारीख को, तब नहीं कहा था केवाईसी? कब? उस टाइम तो मेरे को बोला भी नहीं था और 3 मेंबर थे। हाँ। और अभी एक ही आदमी बैठा हुआ है अंदर। अच्छा, अंदर एक ही आदमी बैठा हुआ है, बाकी कुर्सियाँ सब खाली है। जिसका फोन, जो बड़ा आदमी है जिसका फोन जा रहा है, उसकी टंकी बुक हो रही है। बाकी तो गरीबों का तो कुछ रोल भी नहीं चल रहा है। तो कितना संकट अभी इस समय, कितनी परेशानी हो रही है आपको गैस के कारण? गैस के कारण तो बहुत परेशानी हो रही है सर। मैं तो खुद अलग खाना बनाता हूँ, बीजेपी का। हाँ। बीजेपी का मेन कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी का आप मेन कार्यकर्ता हैं, लेकिन मेन कार्यकर्ता को भी ये परेशानी आ रही है। परेशानी आ रही है, देख लो। तो ये जो आपने बताया कि केवाईसी करनी पड़ेगी, केवाईसी के लिए पूछा नहीं कि आपने कि कैसे करनी पड़ेगी, कौन करेगा, ये नहीं बताया आपको? ये नहीं बताया, सिर्फ बाहर आ गया मैं तो। हाँ। किसी को पूछूंगा, मेरे को मालूम, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर। तो 1 सप्ताह में आप 3 बार आ चुके हैं यहाँ पे? हाँ, 3 बार आया। 3 बार आ गया। एक बार तो फिर आया, फिर मेरे को बोला, दूसरी बार आया जिस दिन, फिर बोला कि मेरे को 1 तारीख को आना। 3 तारीख बताई, फिर दूसरे ने वापस बोला 1 तारीख को आना। तो फिर मैंने सोचा कि वह 1 तारीख को नहीं बोला, 3 तारीख को आऊँ। 3 तारीख को आया। 3 तारीख को तो फिर भी मैं नहीं आया था, फिर अब मैं आज आया साथ। अच्छा, लेकिन आज भी यहाँ पर कोई समाधान नहीं मिल पाया? समाधान नहीं मिलता इधर तो। पूरे यहाँ पे डिपार्टमेंट के आदमी भी नहीं मिलते थे। हाँ। यहाँ पे जो गैस एजेंसी है ना, यहाँ के कार्यकर्ता पूरे यहाँ पे मिलते भी नहीं। बोलते आज उस मीटिंग में गए, आज उस मीटिंग में गए। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग चित्तौड़गढ़ और निम्बाड़ा में गत दिनों अफीम का तौल का कार्य आरंभ किया गया। यह कार्य अभी भी जारी है और कुछ दिनों पश्चात
जो सीपीएस पद्धति के जो काश्तकार है उनकी तौल का कार्य भी आरंभ हो जाएगा। लेकिन इस तौल कार्य के बीच अफीम की जांच को लेकर एक नया नियम बनाया गया, बदलाव किया गया। लेकिन अधिकांश अफीम काश्तकार इस नए नियम को लेकर संतुष्ट नहीं है और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार यह नया नियम क्या है, जिसके तहत अफीम की जांच जो कि पहले चित्तौड़गढ़ में हुआ करती थी तौल केंद्र पर, वह अब नीमच में हो रही है और इसमें कैटेगरी केवल 2 कर दी गई है, जिसके कारण अफीम काश्तकारों को उनकी अफीम का भुगतान भी अब प्रतिदिन या अगले दिन मिलने के स्थान पर 5-6 दिन मिलने में लग रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो ये नया नियम है वह काश्तकारों के गले नहीं उतर रहा है। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा गत दिनों प्रारंभ की गई अफीम तौल के कार्य के बाद अफीम की जांच को लेकर नियम में बदलाव किए जाने से अधिकांश काश्तकार इस नए नियम से संतुष्ट नहीं है और उन्हें इस कारण अपना पट्टा कटने का खतरा भी मंडराने लगा है। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा इन दिनों चित्तौड़गढ़ और निम्बाड़ा में अफीम का तौल किया जा रहा है। इस तौल प्रक्रिया के तहत जब अफीम की तौल आरंभ हुई थी तो काश्तकारों की अफीम की जांच उनके सामने ही की जा रही थी। लेकिन तौल का कार्य आरंभ होने के कुछ दिनों बाद वित्त मंत्रालय के निर्देश पर जांच में स्टैंडर्ड नियम लागू कर दिया गया, जिसके कारण अधिकांश अफीम काश्तकार इस नए नियम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार यह नियम क्या है, जिनका कहना है कि पहले अफीम को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता था और अब इसे 2 श्रेणी स्टैंडर्ड या वाटर मिक्स तक सीमित करने की बात अधिकारी तो कह रहे हैं, लेकिन यह किस तरह होगा उसके बारे में उन्हें विस्तार से नहीं बताया जा रहा है। पहले उनके आंखों के सामने ही अफीम की जांच होने के कारण उन्हें पता लग जाता था कि अफीम किस लेवल की है और अफीम को मिलावटी बताया जा रहा है या नहीं, या मार्फिन की स्थिति क्या है। लेकिन अब नए नियम के तहत अफीम की जांच नीमच स्थित फैक्ट्री में की जाने लगी है और भुगतान भी उन्हें अपेक्षाकृत देरी से मिलने लगा है। इतना अफीम हमारी कट जाएगी। आज की तारीख में हमको ये भी नहीं मालूम कि हमारी कितनी अफीम कटेगी, हमारा लाइसेंस आएगा नहीं आएगा। तो नीमच में जो जांच हो रही उससे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, आइए अभी जो कैटेगरी निकाली, अभी कैटेगरी निकाली यानी कि जांच यहाँ नहीं हो रही, नीमच हो रही है और अलग अलग कैटेगरी कर दी है। हाँ जी तो उससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी अफीम? किसी को पता नहीं है साहब। ये पूरे ऑफिस में सारे लोगों से पूछ लिया जो करीब 50 साल से काश्त कर रहे हैं, उनको किसी को भी मालूम नहीं है कि ये क्या है। आप बताएं क्या कहना चाहिए? ये नया जो सिस्टम किया है, अफीम की अलग अलग कैटेगरी कर दी है, नीमच में जांच होगी, यहाँ नहीं होगी, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? क्या संतुष्ट आप हैं या नहीं हैं, या पहले जो ठीक था वो ठीक था? बोलो भाई, बताएं। पहले तो ठीक था, जो वो मालूम तो पड़ जाता था अपन को कि वास्तव में जो इस समय अपना माल ये इस तरह का है। हाँ है अब वो स्टैंडर्ड दे रहे हैं, WM दे रहे हैं, कौन सा है अब उसमें क्या कमी करेगा या क्या मार्जिन बैठेगी नहीं बैठेगी, अपना माल कैसा है क्या पता भाई। और पहले आपको पेमेंट हाथों हाथ भी हो रहा था यहाँ पे? अभी कोई कुछ नहीं है। अब कोई कुछ नहीं है? खाली वो लिख के दे रहे हैं स्टैंडर्ड और WM बस। यानी कि पहले जो चल रहा था वह सब ठीक होना चाहिए, वो ठीक है। वो सबके सामने हो रहा था। हाँ सबके सामने हो रहा था। अब वो अब पता नहीं अब कैसे होगा क्या होगा वो। अब क्या करें किसानों तो क्या लग रहा है आपको ये सिस्टम चेंज किया गया, आपको क्या लग रहा है इसमें क्या बू आ रही है? आपको क्या लगता है कि क्यों किया गया? क्या कि इसमें कि आपको लगता है क्योंकि नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों पर पहले भी कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, अभी हाल में भी लगे हैं, तो क्या लग रहा है आपको ये सारे इसके पीछे क्या मकसद क्या रहा होगा सरकार का या विभाग का? क्या मानते हैं आप? सरकार का विभाग का एक ही मकसद है, काश्तकारों को परेशान करना। पट्टे खत्म करना, हाँ ये मकसद है। धीरे धीरे पट्टे खत्म करना भाई। यानी कि वहाँ मिक्स बता देंगे और धीरे धीरे पट्टे। पता थोड़ी पड़ेगा क्या, या तो फिर जांच यही हैंड टू हैंड होवे, हाँ। किसानों के सामने जांच हो भाई लेबोरेटरी जो यही हैंड टू हैंड हो तो पता पड़ जाएगा अपने माल के कैसा। आप बताएं, आप जो है काफ़ी उम्र के लग रहे हैं, आप भी अफीम, क्या ये जो अभी जांच हो रही है अलग अलग कर दी है, जांच नीमच में हो रही है यहाँ नहीं हो रही है, उसको लेकर आप क्या संतुष्ट हैं या नहीं है? हमको कहीं ज्यादा हाँ पता ही नहीं आपको?
आप बताओ, आप क्या बताओ कि नया जो सिस्टम लागू किया है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? अरे रिपोर्ट आएगी तो मालूम पड़ेगा कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जब रिपोर्ट आ जाएगी, अगर आपके मालूम ज्यादा मिक्स बताते हैं तो फिर आप क्या कर पाएंगे उस टाइम? तो बताए, बाकी नहीं बताओ। बाकी बताइए। हाँ बताओ, आप बताएं क्या क्या। इनमें कोई खबर ही नहीं पड़ रही है। हाँ अबे या तो मैं हमारा पट्टा आए या नहीं आए। हाँ, अब इनमें कहीं मालूम ही नहीं पड़ रही। इसे मालूम नहीं पड़ रहा है, यानी कि पहले का जो सिस्टम था वो ठीक था। वो ठीक था, पता चल रहा था। ठीक। नया जो सिस्टम किया गया अफीम की जांच को लेकर, उसका लेकर आपका क्या कहना है? हमारे जड़ा देते हैं, उसमें वाटर मिक्स 5 सेकंड होता था, हमारे को मालूम पड़ता। हाँ तो हमारे को डब्ल्यूएम बोल दिया। हाँ तो उसमें हमारा कोई कैटेगरी नहीं है, मालूम भी नहीं पड़ा। हाँ, तो पहले आपको हाथ मालूम पड़ जाता था। हम उसका कितनी औसत निकालते हैं वो भी मालूम पड़ जाता। आप बताएं कि नया जो सिस्टम लागू किया है, क्या उससे आप संतुष्ट है या नहीं है? क्या सर हम समझ नहीं है इसके लिए। इसमें एक समस्या एक और है, हमें वो लिस्ट देते नहीं है। अब ऑनलाइन लिस्ट आएगी तो हम चेक कैसे करें कि हमारा चालान नंबर क्या है, हमारा कैन नंबर क्या है, हमें तो मालूम ही नहीं है। लिस्ट आएगी तो हमें सब पता कैसे चलेगा कि हमारे मार्केट में क्या बैठी है, किस आधार पर लाइसेंस आएगा वो। तो यहाँ से हमें क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर कैन नंबर है, यहाँ पर चालान नंबर है, तो हमें पता चले। रिपोर्ट आते ही हम अपना निकाल सके कि हाँ ये अपने ये मार्केट में आई है। और पहले आपको हाथ मालूम पड़ जाता था। तो क्या लग रहा है आपको इसके पीछे इनकी क्या नीति रही होगी, क्या दिमाग में सोच रही होगी, क्या लग रहा है? यही है सर, सिर्फ किसानों को लुटता है और कुछ नहीं है। हाँ। सर पहले जो जिसके भी सर वाटर मिक्स फट आता था उसको फट दिया जाता था, और 4 आता था 4 दिया जाता था। इसके बाद में सर अभी सभी को 5 से लेकर 5 तक सबको एक में मिक्स कर रहे हैं, ओनली फॉर वाटर मिक्स। तो कहीं आपको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि सरकार के पीछे इसकी मंशा हो कि धीरे धीरे पट्टे कम करने का? सर यही मंशा है, ओनली फॉर कुछ नहीं है। सरकार के पीछे यही मंशा है कि इनके पट्टे कम से कम किए जाए। बाकी सर जो पहले नीति थी वो बहुत अच्छी थी, अभी जो नीति है वो बहुत खराब है। वो खराब है। और पहले तो आपको हाथों भुगतान भी हो रहा था। जी सर, पहले अब वो नहीं हो रहा होगा। अभी सर नहीं हो रहा है क्योंकि उन्होंने अलग अलग जैसे कि नीति बना ली है। तो हमें मालूम नहीं है किस कैटेगरी में जाएंगे, ये भी मालूम नहीं है। हमारे चालान नंबर मालूम नहीं है, कैन नंबर मालूम नहीं है, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हम किस कैटेगरी में आए हैं। और पहले क्या होता था? पहले जब आप यहाँ आ रहे थे पहले क्या होता? हाथ मालूम पड़ जाता था। जड़े के आधार पे उसकी निकाल सकते थे हम कि इतनी अफीम हमारी कट रही है जड़े में। और 5 जड़े आते थे, हमारे को मालूम पड़ता हमारी कितनी कटी है, कितना औसत बैठा है, कितने पैसा आएगा, वो निकाल सकते थे हम। अब हमारे को कोई मालूम नहीं आएगा, वो मार्किंग के आधार पे पता मालूम पड़ेगा। और वही आपको फिर लेना पड़ेगा पेमेंट? हाँ, फिर वो जो आएगा वो हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। वो बैंक अकाउंट में आएगा। तो इससे पहले भी ऐसा होता था क्या कि पहले बहुत साल कह रहे हैं कि बहुत साल पहले भी ऐसा होता था कि अफीम की जांच नीमच में होती थी, फिर बाद में जब विरोध किया तो फिर जांच यहाँ होने लगी? पहले ऐसा होता था? जी सर, अभी भी यही हो रहा है। पिछली बार हुआ अभी भी यही हो रहा है सर। सही निर्णय हम किसानों के साथ हो ही नहीं रहा है। यानी कि आप संतुष्ट नहीं है इससे? व्यवस्था भी पूरी नहीं है, लोगों के बाथरूम जाने की व्यवस्था भी नहीं है, ऐसे झाड़ियों में कहाँ जाए अंधेरे में। और पानी की व्यवस्था भी पूरी नहीं है, टैंकर में पानी नहीं है, बाल्टी धोएगा ही कहाँ किसान? तो इतनी पानी की जो केने लगा रखी सब क्या? पीने का पानी थे। हाँ, पीने पानी है, लेकिन लघु शंका वगैरह उसकी व्यवस्था नहीं है। पानी भी नहीं है। और महिलाएं भी है इसमें काशकार तो और कुछ नहीं है। और हमारे वो पिछली झाड़ियों में जा रहे हैं लोग, वहाँ बहुत गंदगी है, जा ही नहीं सकते इसी कंडीशन। बोल हाल है। चित्तौड़ दर्शन जब खबर दिखाता है तो उसका असर भी होता है। चित्तौड़ दर्शन पर सोमवार को एक खबर प्रमुखता के साथ दिखाई गई थी कि चित्तौड़गढ़ के कुंभा नगर क्षेत्र में पुलिस लाइन के समीप जो होम गार्ड का जो प्रशिक्षण केंद्र है, जहां गत दिनों 4 दीवारी के निर्माण को लेकर विवाद हो गया था, उसी के समीप से एक मुख्य नाला गुजर रहा है। लेकिन गत रविवार को इस नाले को मिट्टी से बंद कर दिया गया, जिसके कारण नाले का गंदा पानी सड़क पर बहने लगा। 2 दिन से लोग परेशान होते रहे। इसी परेशानी की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था और खबर का असर हुआ। मंगलवार को इस नाले में जो मिट्टी थी वह हटा दी गई, जिसके कारण सड़क पर गंदा पानी भी नहीं दिखाई दिया। चित्तौड़ दर्शन पर 6 अप्रैल सोमवार के बुलेटिन में बताया गया था कि चित्तौड़गढ़ नगर के कुंभा नगर क्षेत्र में किस तरह होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र की 4 दीवारी के
निर्माण कार्य को लेकर जो विवाद हुआ, इसी विवाद के बीच गत रविवार को यहाँ से गुजरे एक नाले में मिट्टी डालकर इस नाले को बंद कर दिया गया ताकि निर्माण कार्य में किसी तरह की परेशानी नहीं हो सके। लेकिन नाले को बंद कर देने की वजह से इस नाले का गंदा पानी सड़क पर बहने लगा, जिसके कारण लोगों को काफ़ी अधिक परेशानियां उठानी पड़ रही थी। यह खबर प्रमुखता के साथ दिखाए जाने के बाद मंगलवार को इस नाले पर जो मिट्टी आदि डालकर इसे अवरुद्ध कर दिया गया था, वह मिट्टी हटा दी गई, जिसके कारण नाला निर्बाध रूप से बहने लगा। जबकि सोमवार को इस नाले की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत थी। निर्बाध रूप से नाले का पानी बहने की वजह से जो गंदा पानी सड़क पर आ रहा था, वह भी नहीं आने के कारण लोगों को किसी तरह की कोई परेशानियों का न केवल सामना करना पड़ा, बल्कि गंदे पानी का जो फैलाव सड़क पर हो रहा था, वह भी मंगलवार को नहीं होने से लोगों ने राहत की सांस ली। एक और जहां इस नाले से मिट्टी हटाने के कारण लोगों को राहत मिली, वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में न्यू क्लॉथ मार्केट में एक नाले का निर्माण होने के बाद भी लोग परेशान हैं। न्यू क्लॉथ मार्केट का जो मार्ग है, वहां पर गत दिनों एक नाले का निर्माण करवाया गया और यह नाला बन भी चुका है, लेकिन इस नाले के पास में जो मिट्टी का ढेर लगाया गया, वह ढेर नहीं हटाए जाने की वजह से सहकार सर्कल से लेकर जो न्यू क्लॉथ वाला रास्ता है, वह भारी वाहनों के लिए बंद है। इसके कारण जो रोडवेज की बसें हैं, वह कोटा से जो आ जा रही है, वह इस रास्ते से नहीं होकर मुख्य सब्जी मंडी एवं गोल प्याऊ से होकर आ जा रही है, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। यही नहीं, इस नाले से मिट्टी नहीं हटाए जाने के कारण दुपहिया वाहन चालक भी खासे परेशान हो रहे हैं। रोडवेज की बसें इन दिनों चित्तौड़गढ़ का जो मुख्य क्षेत्र है, मुख्य सब्जी मंडी गोल प्याऊ, यहाँ से आ जा रही है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हर समय दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है और न केवल रोडवेज की बसें बल्कि अन्य कई चौपहिया वाहन भी इसी मार्ग से होकर गुजर रहे हैं, जिसका कारण न्यू क्लॉथ मार्केट में एक नाले का निर्माण कार्य आरंभ किया गया था। यह नाला बन चुका है और इस नाले को अब बनने के बाद बंद भी कर दिया गया, लेकिन इस नाले के समीप जो मिट्टी खोदकर लगाई गई थी या डाली गई थी, उस मिट्टी को अब तक नहीं हटाया गया, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक कि दुपहिया वाहन चालकों को भी काफ़ी मुश्किल से इस मार्ग से गुजरना पड़ रहा है और इसी कारण मार्ग डाइवर्ट कर दिया गया और रोडवेज की बसें मुख्य सब्जी मंडी मार्ग से होकर गुजर रही है। कई अन्य वाहन भी इसी मुख्य मार्ग से होकर गुजर रहे हैं, जिसके कारण व्यापारियों ने बताया कि आए दिन यहाँ परेशानियाँ हो रही है, लेकिन इस मिट्टी को हटाने वाला कोई नहीं है। यातायात पुलिस कर्मी के अनुसार उनके द्वारा भी संबंधित विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा चुका है कि नाले का निर्माण कार्य जब पूरा हो गया तो यहाँ रखे पत्थर, मिट्टी आदि अब तक क्यों नहीं हटाई गई है, जिसके कारण लोग काफ़ी अधिक परेशान हो रहे हैं। और पावटा चौक पर भी पहले वैसे ही यातायात का काफ़ी अधिक दबाव रहता है और अब यह मार्ग बंद हो जाने की वजह से यह दबाव और अधिक बढ़ गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 7 अप्रैल मंगलवार को जिले के रावत बाटा के दौरे पर रहे, जहां की उनका नागरिक सम्मान अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर कितनी भी चुनौतियां हो, कितनी भी आपदा हो, कितनी भी संकट हो, उस आपदा, चुनौती, संकट के समय भी भारत एक प्रथम देश के रूप में एक नई दिशा को बढ़ रहा है। दुनिया के जितने भी देश हैं, वो देश आज कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत हो,
आज दुनिया के अधिकतम देश, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में हो, चाहे सर्विस के क्षेत्र में हो, चाहे आईटी के क्षेत्र में हो, चाहे एआई के क्षेत्र में हो, आज सारे क्षेत्र के लोग दुनिया के अधिकतम इंडस्ट्री, चाहे इंडस्ट्रीज हो, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी हो, सब लोग भारत की ओर आकर्षित हो, क्योंकि भारत की नीतियां, पॉलिसियां ऐसी बनाई है जो तटस्थ भी है, जिन पॉलिसी नीतियों के अंदर लचीलापन भी है और देश और दुनिया को आकर्षित करने वाली भी है, और विशेष रूप से एक मजबूत, एक स्थिर और एक मजबूत निर्णायक नेतृत्व भी है। किसी देश के अंदर मजबूत सरकार हो, स्थिर सरकार हो, उसकी नीतियां बेहतर हो, योजनाएं बेहतर हो, टैक्स पॉलिसी बेहतर हो, और विशेष रूप से जिसका नेतृत्व वैश्विक रूप से सबसे मजबूत हो, इसलिए भारत की ओर लोग दुनिया आकर्षित करें। नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए अब एएनटीएफ ने न केवल कमर कस ली है, बल्कि अन्य एजेंसियों के साथ ही सामंजस्य स्थापित कर राजस्थान से बड़े पैमाने पर जो अन्य राज्यों में नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी की जाने लगी है, उस पर न केवल अंकुश लगाया जाने लगा है, बल्कि आए दिन बड़े बड़े नामी तस्करों की गिरफ्तारी भी होने लगी है। और एएनटीएफ की जो टीमें हैं, उसकी नजरें चित्तौड़गढ़ जिले पर भी लगी हुई है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ जिले में भी बड़े पैमाने पर नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी होती है। और इसी टीम द्वारा जिले के शंभुपुरा थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल से 2 किलो से अधिक अफीम जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं अन्य कार्रवाई को भी लगातार अंजाम दिया जा रहा है। राजस्थान में नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी में लिप्त तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार द्वारा कुछ समय पहले ही एएनटीएफ का गठन किया गया था और गत दिनों इसकी कमान सौंपी गई पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार को, जो कि पहले चित्तौड़गढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में भी काम कर चुके हैं। और अब उनके द्वारा विभिन्न एजेंसियों की सहायता से इस तरह न केवल नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी में जो बड़े बड़े तस्कर हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है, बल्कि एक के बाद एक सफलता भी एएनटीएफ को लग रही है। और यह सब कुछ इसलिए संभव हो पा रहा है कि एएनटीएफ ने अब अपना पूरा जाल राजस्थान में बिछा दिया है और अलग अलग एजेंसियों से सामंजस्य स्थापित कर ऐसे तस्करों की धरपकड़ की जा रही है, जो कि नशीला पदार्थ की तस्करी राजस्थान से लेकर झारखंड तक कर रहे हैं। इस बारे में पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि मादक पदार्थों का प्रकोप यह एक इतनी बड़ी बीमारी आज बनकर समाज में फैला हुआ है कि जब तक सभी एजेंसियां मिलकर, समाज का सारे तबके मिलकर इसके खिलाफ संघर्ष नहीं करेंगे, इस दानव का संघर्ष संभव नहीं है। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए राजस्थान एएनटीएफ सभी सिस्टर इकाइयों के साथ, चाहे केंद्र सरकार की इकाइयां हो, राज्य सरकार की इकाइयां हो, मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर नशे के प्रकोप को खत्म करने के लिए कटिबद्ध है। इसी क्रम में सीबीएन, कोटा और एएनटीएफ ने मिलकर झारखंड से पंजाब तक चल रहे नशे के एक बड़े कारोबार का पर्दाफाश किया है और राज्य की सीमा से बाहर जाकर उत्तर प्रदेश में मथुरा इलाके में जाकर एक बड़ी खेप को पकड़ने में और 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अगर थोड़ी सी कहानी की बात की जाए तो समन्वय के आधार पर झारखंड में अपने सूत्रों को खंगाला सीबीएन ने और मानवीय और तकनीकी आसूचना संश्लेषण का काम एएनटीएफ ने किया। तो खुलासा हुआ कि झारखंड से कोई एक ट्रक और उसको स्कॉट करती हुई एक बड़ी एक्सीओ गाड़ी, लग्जरी गाड़ी पंजाब के लिए रवाना होगी, जो राजस्थान के रास्ते जाएगी। इस सूचना पर सीबीएन और एएनटीएफ दोनों ने मिलकर राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक
कहीं टोल कर्मी बनकर, कहीं मैकेनिक बनकर, कहीं ढाबे पर बैठकर अपना जाल बिछाया और आखिरकार उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास संदिग्ध वाहनों की पहचान कर ली गई और वहां से पीछे लगकर आगरा तक टीमें पीछे लगी रहीं। जब टीम राजस्थान की सीमा में घुसने वाली थी तो कहीं पुलिस की नाकेबंदी देखकर वो वापस रास्ता मोड़कर उन्होंने दिल्ली का रास्ता पकड़ा। आनन फानन में एनटीएफ और सीबीएन दोनों की टीमें मथुरा पहुंची और वहां पर दोनों संदिग्ध वाहनों को, 6 आरोपियों को और करीब 50 लाख रुपए का लगभग 350 केजी डोडा छुड़ा, जो उस वाहन में केमिकल्स के नीचे दबा कर रखा गया था, उसको पकड़ने में सफलता मिली। बल प्रयोग करने की भी आवश्यकता पड़ी वहां पर निर्भीक रूप से, निडर रूप से, कंधे से कंधा मिलाकर सीबीएन और एनटीएफ की टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और यह एक बड़ी सफलता इस मायने में है कि 2 एजेंसियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य कर रही हैं, राज्य के बाहर भी कार्रवाई करने में सक्षम है और एक बड़ा नेटवर्क जो झारखंड से लेकर राजस्थान, पंजाब तक नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहा था, आपूर्ति कर रहा था, उसको तोड़ने में सफलता मिली। हम इसी तरीके से लगातार कार्य करते रहेंगे, एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम करते रहेंगे और इस नशे के दानों को अपनी पवित्र धरती से मार भगाएंगे। जय। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया क्षेत्र में भेलडा मार्ग पर खाकले से भरा एक मिनी ट्रक पलटी खाते खाते बच गया। दरअसल गत दिनों यहाँ एक पाइप लाइन के लिए खुदाई की गई थी, लेकिन खुदाई करने के बाद और पाइप लाइन डाले जाने के बाद फिर से सड़क यहाँ नहीं बिछाई गई और डामरीकरण नहीं किया गया, जिसके कारण यह स्थान काफ़ी अधिक गीला है और इसी कारण यह मिनी ट्रक यहाँ पलटी होते होते बच गया, अन्यथा एक जन हानि हो सकती थी। चित्तौड़गढ़ न्याय क्षेत्र के समस्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा साइबर सुरक्षा संरक्षण और न्याय तक पहुंच के संबंध में विभिन्न विद्यालयों में विधिक साक्षरता एवं जागरूक शिविरों का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान जिला एवं सेशन न्यायाधीश मानसी चुंडावत के साथ ही जिला प्राधिकरण सचिव सुनील कुमार गोयल एवं अन्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न जानकारी दी गई। लोग बुढ़ापे में ऐसे काम करते हैं कि उन्हें स्वर्ग मिले, लेकिन ट्रंप ने बुढ़ापे में काम ही ऐसे किए जिसको पहले ही पता है कि नरक मिलना है, इसलिए ये धरती पर तेल पहले ख़त्म कर देना चाहता है ताकि नरक में भी तेल नहीं मिले। सुबह शाम रात को दिन भर तेल पर हमला, कभी कहते तेल में बेचना चाहता हूँ, सुबह शाम दिन दोपहर तेल तेल तेल। अब समझ में यह नहीं आता कि क्या वह छाती पर तेल को बांध कर ले जाना चाहते हैं, बार बार अल्टीमेट, और अब कह रहे हैं कि एक रात में ईरान को उड़ा देंगे। युद्ध इजराइल, अमेरिका और ईरान में हो रहा है, लेकिन पूरे विश्व में शायद लोग आज रात सो नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐलान कर दिया अब ट्रंप ने कि एक रात में ईरान को उड़ा देंगे। तो आखिरकार मंगलवार रात और बुधवार को क्या होने वाला है? ईरान को उड़ा देंगे तो तेल का क्या होगा? अब कोई भी बहाना ट्रंप को नहीं मिल रहा है कि कैसे अपने चक्रव्यूह से बाहर निकलें। तो मेरा तो ट्रंप साहब को यही कहना है कि अब कोई बहाना बना लो, अपने आप को विजेता घोषित कर युद्ध समाप्त कर दो। तेल वेल तो मिलने वाला नहीं है, हर 5 मिनट में नई बात। अब जब कोई ट्रंप की बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा है तो कुछ भी कह दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज ही अपने आप को विजेता घोषित कर दो। अब फिर से सत्ता मिलने वाली नहीं है और न ही नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है। ऐसा कैसा युद्ध छेड़ दिया कि युद्ध में सोने चांदी के भाव कम हो रहे हैं। वाह ट्रंप, क्या हो तुम, आज दिन तक नहीं समझ पाया कोई तुम्हें। ट्रंप साहब, आपने पूरे देश की नींद उड़ा दी है और लोग शायद आज रात को नींद की कितनी ही गोलियां ले लेंगे, लेकिन शायद उन्हें नींद भी नहीं आ पाएगी। हाँ ट्रंप साहब, यह तो आपके लिए कहना पड़ेगा
कि पूरे विश्व में आप अकेले ऐसे महान व्यक्ति रहे जिसने सोशल मीडिया पर न जाने कितने ही फॉलोवर्स यूट्यूबर के बढ़ा दिए हैं। नई नई बातें, नई नई अफवाहें और न जाने क्या क्या घोषणाएं, लेकिन आपकी यह घोषणा कि एक ही दिन में ईरान को उड़ा देंगे, न जाने इस घोषणा का अंत क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा मन में दुख यह है कि उस तेल का क्या होगा जिस तेल को लेकर आपने कई सपने सोचे थे, कई सपने बुने भी थे कि तेल का भंडारण हो जाएगा, अमेरिका को पानी नहीं, दूध नहीं, तेल तेल से भर देंगे, जहां देखो वहां तेल ही तेल। लेकिन जब ईरान ही नहीं रहेगा तो आखिरकार तेल कहां से मिल पाएगा। ट्रंप साहब, अब तो समाप्त कर दो युद्ध, अपने आप को महानायक घोषित कर दो। कोई बुरा मानने वाला नहीं है, न तो इजराइल मानेगा न पाकिस्तान मानेगा, हर कोई आपके कदम में लेटने के लिए तैयार है। बस अब युद्ध समाप्त कर दो। जितना तेल चाहिए भारत से ले लो, भारत के पास भी तेल है, चाहे वह खाद्य तेल हो, चाहे मूंगफली का तेल हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो। राज्य सरकार ने चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरा डिप्टी को एपीओ कर दिया है। यह वही डिप्टी है जिसने गत दिनों गंगरा थाना क्षेत्र में एक बस्ती पर भारी पुलिस जाब्ते के साथ एवं कई तरह की मशीनरी के साथ इस बस्ती को बिना कोई नोटिस दिए ध्वस्त करने के लिए धावा बोल दिया था। लेकिन लोगों ने जब विरोध किया तो पुलिस उप अधीक्षक को पूरे जाब्ते एवं मशीनरी के साथ बेरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। एवं बाद में अन्य कई तरह की शिकायतें उक्त पुलिस उप अधीक्षक को लेकर मुख्यमंत्री एवं सरकार को की गई और आखिरकार उन्हें एपीओ कर दिया गया। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।